तो दोस्तों आज हम लोग अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति व लोक वित्त के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बजट पढ़ेंगे, बजटरी सिस्टम भी क्या होता है, सब चीज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या राजकोषीय नीति होती है, क्या बजट सिस्टम होता है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स की वीडियो डालो, तो आज मैं इकोनॉमिक्स में राजकोषीय नीति व लोक वित्त के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना। इसको इंग्लिश में फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राजकोषीय नीति होता क्या है। देखो, कोई भी राष्ट्र है, ठीक है, जैसे इंडिया एक राष्ट्र है, इंडिया को उदाहरण देते हैं। ठीक है, कोई भी राष्ट्र जो है वो एक आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करना चाहता है। अच्छा, आर्थिक स्थिरता क्यों प्राप्त करना चाहता है? आर्थिक स्थिरता इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि जो राष्ट्र है वहाँ जो लोग रहते हैं उनको रोजगार मिले। ठीक है, वहाँ जो पैसे की समान आय और व्यय की जो समानता है, मतलब धन का जो समानता है वो सभी लोगों में समान रूप से हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो राजकोषीय नीति बनाती है। ठीक है, तो राजकोषीय नीति का आशय उस चीज से है जिसमें हम लोग सरकार के आय, व्यय, ऋण, ठीक है, ये सभी चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, ब्याज भुगतान, ठीक है, और इस चीज का जो सरकार जो है किस आशय से यूज करती है राजकोषीय नीति में कि लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले। ठीक है, सभी उत्पादन प्रोडक्ट, मतलब सभी सामानों का उत्पादन और उसका जो अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो समान रूप से सभी लोगों में पहुंचे। ठीक है, और क्या हो, महंगाई को कम करने के लिए, इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजकोषीय नीति को बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सार्वजनिक आय क्या होता है। हम लोग देखेंगे सार्वजनिक आय, और देखेंगे सार्वजनिक व्यय क्या होता है। देखो, गवर्नमेंट के आय के जितने भी स्रोत हैं उसको हम लोग सार्वजनिक आय में रखते हैं, आय के सभी स्रोत। अच्छा, गवर्नमेंट का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कर। गवर्नमेंट क्या करती है? करारोपण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सेशन। गवर्नमेंट जो है क्या विभिन्न तरह के कर लगाती है, और ये जो कर रहता है उसका आय का सबसे बड़ा स्रोत है। अब गवर्नमेंट दो टाइप की कर लगाती है, एक तो प्रत्यक्ष कर लगाती है और दूसरा लगाती है अप्रत्यक्ष कर। देखो, प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिस आदमी पे लगाया जाता है उसी आदमी को उस कर को देना पड़ता है। जैसे कि क्या हो गया, इनकम टैक्स, जिस आदमी को लगाया उसी आदमी को देना है, कोई दूसरा आदमी नहीं दे सकता उसके इनकम टैक्स को। और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? इसको जो भार है, जैसे किसी से मेरे ऊपर कर लगाया गया तो मैं इसके भार को किसी और के ऊपर डाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। देखो, प्रत्यक्ष कर लगाने से क्या होता है? प्रत्यक्ष कर लगाने से, प्रत्यक्ष कर मतलब कमी या बढ़ाने से क्या होता है? प्रत्यक्ष कर में लोग कमी करते हैं तो क्या होगा? निवेश बढ़ेगा। देखो, मैं भी 2 लाख रुपए अगर टैक्स देता हूँ, अगर इसको 1 लाख रुपए दे दे तो 1 लाख रुपए को मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगा तो उसी को निवेश में वृद्धि होगी। और क्या होगा? प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्पोजेबल इनकम, ये वृद्धि होगी। पहले अगर मैं जैसे क्या करते थे, इनकम कम दिखाते, लेकिन अगर इसको अपन टैक्स को कम कर दे तो लोग इनकम ज्यादा दिखाएंगे, तो इसमें भी वृद्धि होगी। और क्या होगा? उत्पादन में भी वृद्धि होगी। अगर टैक्स कर रहे तो लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे तो उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी, तो ये होगा। और अप्रत्यक्ष कर से क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर वो होता है जैसे हम लोग कोई भी सामान, जैसे मैंने ये पेन मार्कर खरीदा, ये मार्कर मैंने 20 रुपए में खरीदा, तो इसमें क्या है, मेरे को टैक्स भी इंक्लूड था, वो है ना। तो उसमें मैं जो टैक्स 20 रुपए में हो सकता है, इसका प्राइस 16 रुपए हो और हो सकता है 4 रुपए में टैक्स हो। ठीक है, तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसमें दे दिया, तो इसी को बोलते हैं। तो इससे अप्रत्यक्ष कर में कमी या वृद्धि करने से क्या होगा? लागत मूल्य में कमी आएगी, या क्या बोल सकते हैं, कीमतों में कमी आएगी, सामान के कीमतों में कमी, और उपभोग में वृद्धि। उपभोग में वृद्धि मतलब ये होता है, अब जैसे इसका पेन का रेट अभी 20 रुपए है, अगर मैं इसको 16 रुपए कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा लोग लेंगे। जैसे कि अभी हम लोग हाल ही में देखे हैं कि अभी
जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने BS3 मानक वाले गाड़ियों पे बैन लगा दिया 1 अप्रैल से। तो 30 और 31 मार्च में क्या हुआ है, गाड़ी की रेट में कमी है। गाड़ी की रेट में कमी है तो पूरी की पूरी गाड़ी लगभग बिक गई। तो वही होता है, अब प्रत्यक्ष कर में अगर हम कमी करते हैं तो उपभोग में वृद्धि होती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। देखो, अगर हम लोग मंदी काल में मतलब जब रिसेशन चल रहा है, इंग्लिश में है ना, रिसेशन चल रहा है, अगर उस समय हम लोग अगर प्रत्यक्ष कर में कमी करते हैं तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो रोजगार का साधन बढ़ेगा। ठीक है, तो मंदी काल में गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को कम करती है। ठीक है, और महंगाई के समय में जब महंगाई रहती है तो गवर्नमेंट उस समय क्या करती है, टैक्स को बढ़ाती है। क्यों? जिसके पास अगर पैसा ज्यादा है तो लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। आज अगर 20 रुपए की पेन का रेट है, अगर 21 रुपए भी होता है तो लोग देने को तैयार हो जाते हैं, अगर उसके पास पैसा ज्यादा है तो गवर्नमेंट उस समय क्या करती है, टैक्स को बढ़ा देती है। टैक्स को बढ़ाती तो इसका क्या होता है, रेट बढ़ जाता है, और तो लोगों का जो उपभोग करने का वो है शक्ति कम हो जाता है। ठीक है, तो महंगाई के टाइम में लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देते हैं। अब सार्वजनिक व्यय क्या देखते हैं, सार्वजनिक व्यय में ये होता है, गवर्नमेंट बहुत सारे योजना बनाती है। ठीक है, और योजना के अलावा और क्या करती है, पेंशन भुगतान है ना, पेंशन देती है और सब्सिडी देती है। ठीक है, प्रशासनिक उनके खर्च होते हैं, ये सभी किस में आते हैं, सार्वजनिक व्यय में आते हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक व्यय के लिए गवर्नमेंट क्या बनाती है, बजट बनाती है ना। जो बजट है वो सार्वजनिक व्यय जो बजट के थ्रू होता है। अब बजट का आकार जितना बड़ा होगा है ना, उतना ही देश में क्या होगा, मुद्रा का प्रसार होगा। जैसे मान लो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट की बात करते हैं, इंडिया गवर्नमेंट मान लो कि जाए 21 लाख करोड़ का बजट बनाया है। 21 लाख करोड़ का अगर बजट बनाता है, ठीक है, तो 21 लाख करोड़ मार्केट में आएगा तो मुद्रा का प्रसार हुआ उससे। और क्या होता है, इससे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें वृद्धि होती है। बजट जितना बड़ा बन जाए, समझ लो कि देश की जो आर्थिक स्थिति जो है उतनी ज्यादा बड़ी होती जा रही है। ठीक है, और क्या होता है सार्वजनिक व्यय से, हाँ, अगर अपना सार्वजनिक व्यय जो है अगर आय से ज्यादा है, सार्वजनिक आय से अगर व्यय ज्यादा है तो उस टाइम क्या होगा, बजट घाटा होगा। लेकिन वो बजट घाटा क्यों बनाया जाता है, बजट घाटा इसलिए बनाया जाता है मंदी काल से उभारने के लिए। देखो, अगर मंदी है मतलब मार्केट में पैसा नहीं है, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, व्यय ज्यादा करेगी, आय से भी ज्यादा व्यय करेगी। तो उस टाइम क्या करेगी, मंदी जो है, मंदी काल से हम लोग उभर जाएंगे, इससे उभर जाएंगे। और क्या होती है, अगर मंदी काल नहीं चल रहा है और व्यय ज्यादा है आय से, तो उस समय क्या होगी, महंगाई में वृद्धि होगी। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं बजट घाटा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल, इंग्लिश में फिस्कल डेफिसिट। बजट घाटा कब होगा, जैसे मैंने भी आपको बताया था, व्यय यहाँ पे सार्वजनिक है, सार्वजनिक व्यय आय से अगर बड़ा हुआ तो बजट घाटा हुआ। ठीक, और बजट घाटा का मैंने आपको बताया कि क्यों बनाया जाता है, मंदी काल से उबारने के लिए बजटी घाटा होता है। ठीक है, इससे मंदी काल से उभरते हैं, मंदी काल से उभरने के लिए। और क्या होता है, अगर मंदी काल नहीं चल रहा तो मैंने आपको बताया कि बजटी घाटा का एक क्या डिसएडवांटेज ये है कि महंगाई में वृद्धि होती है। इससे क्या होती है, महंगाई में वृद्धि होती है। ठीक है, और बजट घाटा को, मतलब मान लो कि बजट घाटा है मेरा 1 लाख करोड़ का बजट घाटा है।
1 लाख करोड़ का बजट घाटा है, तो इसको गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो बैंक से, देश की बैंक से ऋण लेगी, है ना, जैसे रिजर्व बैंक है या और कोई बैंक से, या फिर लोगों से ऋण लेगी। तो अब देखो रिजर्व बैंक के पास जो पैसा है या देश के जो अन्य बैंकों के पास पैसा है वो खाली बैंक में पड़ा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं है। अब बजट घाटा होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको पूरा, उस बजट को, घाटे को पूरा करने के लिए ऋण लेगी, कहीं ना कैसे उस पैसे को, उसको पैसा लाना पड़ेगा ना, ज्यादा बजट बढ़ेगा 1 लाख करोड़ तो लाना पड़ेगा ना, अगर उसके पास आय इतना नहीं है तो उतना तो लाना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, ऋण लेता है। अब ऋण लेगा तो जो मनी बैंक में पड़ी हुई है वो यूज होगा, मतलब इससे क्या होता है, देश में मुद्रा का प्रसार होता है, देश में क्या होगा, मुद्रा का प्रसार होगा, ठीक है। तो इससे देश मुद्रा का प्रसार होगा तो मंदी काल से उभरेंगे, लेकिन अगर मंदी काल नहीं है तो महंगाई में भी वृद्धि हो जाएगी, ये इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको दोनों को याद रखना है, ठीक है। और ये तो हो गया। अब अपन पढ़ते हैं इनाट प्रबंधन। आपने नाम सुना होगा इनाट प्रबंधन, या घाटे की व्यवस्था, ये इसको क्या बोलते हैं, घाटे की व्यवस्था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। नाम इंग्लिश में तो, हिंदी में तो थोड़ा कठिन लग रहा है नाम सुनने में, इंग्लिश में थोड़ा इजी है, ठीक है। फाइनेंसिंग मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंस करार है। अब देखो क्या होता है, जो अगर व्यय जो है, सार्वजनिक व्यय जो है अगर आय से ज्यादा है तो वो उस टाइम में क्या होता है, उस घाटे को क्या बोलते हैं, बजटीय घाटा बोलते हैं। हमेशा क्या बोलते हैं इस घाटे को, बजटीय घाटा, बजटीय घाटा। अब इस बजटीय घाटा को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट जो है फाइनेंस करती है, या हिंदी में वित्तयन बोलते हैं उसको, इसका जो वित्तयन या इंग्लिश में बोलते हैं इसको फाइनेंस, गवर्नमेंट जहां से फाइनेंस कराती है इस घाटा को पूरा करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इनाट प्रबंधन, ठीक है। अब ये जो इनाट प्रबंधन जो है, पहले गवर्नमेंट कैसे पूरा करती थी, पहले करती थी रिजर्व बैंक पहले क्या करती थी, एड हॉक ट्रेजरी बिल का नाम आपने सुना होगा, एड हॉक ट्रेजरी बिल, ठीक है, ट्रेजरी बिल का नाम सुना होगा आपने। पहले रिजर्व बैंक क्या करती थी, एड हॉक ट्रेजरी बिल जारी करती थी, वो कुछ 3 महीने, है ना, कुछ का ड्यूरेशन रहता था, अब ये बंद हो चुका है, और उसको जारी करके इनाट प्रबंधन करती थी। लेकिन इसको 1 अप्रैल 1997 से ये डिसकंटिन्यू करके इसके जगह कुछ रिजर्व बैंक ने क्या जारी किया है, वेज एंड मीन्स, इसको शॉर्टकट में WMA बोलते हैं, आपने कभी बजट पढ़ा होगा तो देखा होगा, वेज एंड मीन्स, ठीक है। अब रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1997 से क्या करती है, वेज एंड मीन्स जारी करती है। इसको कैसे जारी करती है, इसको क्या करती है, रिजर्व बैंक क्या करती है, कुछ अल्पावधि मतलब कुछ छोटे से समय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का घाटा है, इनाट प्रबंधन तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट का, तो स्टेट गवर्नमेंट को वेज एंड मीन्स जारी करती है, ठीक है। उसका जो ड्यूरेशन जो है दोनों RBI और गवर्नमेंट के बीच समझौते से होता है कि उसका ड्यूरेशन क्या रखा जाए, और उसे उसमें ब्याज जो है नहीं लेती है रिजर्व बैंक जो है ना, उस जो ड्यूरेशन रहता है, दोनों के बीच ड्यूरेशन डिसाइड रहता है, समझौता हुआ रहता है, उस ड्यूरेशन का कोई ब्याज नहीं लेती। अगर उस ड्यूरेशन में वो पैसा वापस कर देती है गवर्नमेंट, तो RBI जो है ब्याज नहीं लेता है, ठीक है। लेकिन अगर उस ड्यूरेशन तक वापस नहीं कर पाया गवर्नमेंट जो, उसके बाद RBI उसमें ब्याज लगाती है, ठीक है। तो जो इसी को क्या बोलते हैं, वेज एंड मीन्स, ठीक है। अब जब इसको ब्याज, इसको हम लोग ना राजकोषीय घाटे में आपको बताऊंगा आगे क्या होता है, जब हम लोग बजट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा होता है क्या। एक राजकोषीय घाटा जो है उसमें हम लोग वेज एंड मीन्स को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें ब्याज भुगतान नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर उस ड्यूरेशन खत्म हो जाता है
जो समझौता हुआ रहता है आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट भी जो समझौता हुआ रहता है उसका ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद भी गवर्नमेंट उस पैसे को नहीं लौटा पाता है, तब आरबीआई जो क्या करती है उस पर ब्याज लगाती है। जब वो ब्याज देना शुरू हो जाता है तब वो राजकोषीय घाटे में शामिल हो जाता है। उसके बाद जो WM कब शामिल होता है, WM इसमें शामिल कब होगा, जब इसमें ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। आजकल इकोनॉमिक्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये क्या होता है, 3-4 वो दे देते हैं अपने को कंक्लूजन, आपको बताना कौन सही रहता है कौन सा गलत। तो ये क्या आप थोड़ा ऐसा हम लोग पढ़ लेंगे तुमको पता रहेगा क्या होता है। ठीक है, ये तो हम लोग का हो गया। अब हम लोग इसके आगे बजट पढ़ते हैं। बजट, अच्छा मैं आपको एक चीज और बताना मेरे को, राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन हम लोग एक शॉर्ट में देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या क्या रहता है। पहला उद्देश्य है आर्थिक स्थिरता, या देश में, इसको और क्या हो सकते हैं, देश में पूंजी निर्माण, पूंजी का निर्माण है ना। दूसरा क्या है, रोजगार उपलब्ध कराना, गवर्नमेंट ने स्कीम लाती है तो उससे रोजगार, जैसे मनरेगा है, मनरेगा की स्कीम लाई तो उससे रोजगार उपलब्ध हुआ ऐसे। ठीक है, तीसरा क्या है, धन की जो समानता है सभी लोगों में बराबर रूप से रखना, धन व्यय की जो समानता है ना, सभी लोगों में समान रूप से पहुंचना। धन का जो वितरण है, व्यय नहीं बोलते, वितरण है, धन का वितरण जो है समान रूप से सभी लोगों में पहुंचना। और क्या है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि महंगाई को कमी करना, महंगाई में वृद्धि को रोकना, और जो हो सकता है मंदी काल से देश को उभारना। और क्या हो सकता है, देश को आर्थिक रूप से, देश को आर्थिक रूप से सशक्त करना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बजट पढ़ेंगे, बजट क्या होता है। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप।